नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। एक मुस्लिम वृद्ध ने बहुत गहरी बात की है, ध्यान से सुनिए आप। हमारी खता क्या है? हमने जिना को ठुकराया था, गांधी को अपनाया था। इसकी सज़ा ये मिली कि आज इलेक्शन इस बात पर होता है कि मियाँ को कौन ठीक करेगा, और वो इलेक्शन जीतता है। यह समाज ऐसा समाज बन गया है लुभाने का। यहाँ तक कि अभी हमारी सदर मोहतरमा एक बनी, बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन बनने के बाद पहले जाके उनको शुद्धि उनकी की गई पंडितों के ज़रिए। ये बताया गया कि सदर तो हम तुम्हें इलेक्शन के लिए बना देंगे, लेकिन हम आज कहते ये हैं जिन लोगों ने 65 साल तक तिरंगे को अपनाया नहीं, भगवा को अपना पंडा माना, आज हमसे कहते हैं कि झंडा लहराओ तिरंगा। जिन्होंने 62 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंबेडकर को माना नहीं, आज कहते हैं कि उनके साथ जाओ। आरपीएन सिंह साहब जब तकरीर कर रहे थे, मेरा वजूद हिल रहा था। ज़िंदगी के 77 साल पूरे कर लिए मैंने। एक बीमार आदमी हूँ, किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, बहुत कम निकलता हूँ। लेकिन जब मेरे दोस्त धर्म सिंह और ने कहा कि भाई एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं मिल के, और ये मुल्क बचाना चाहते हैं, मैंने कहा मैं आऊँगा। क्योंकि ऐसी महफिलें, एक तरीक़ा ये है कि हर लम्हे ज़िंदगी कम होती है, उसका एहसास आप नौजवानों को नहीं है, लेकिन मुझको है। मुझे मालूम नहीं कि मेरी ज़िंदगी की रोशनी कब ख़त्म हो जाएगी। हर लम्हा मुझे मौत के करीब जाता है, लेकिन जब आपकी महफिलों में आता हूँ तो ज़िंदा रहने की ख्वाहिश पैदा होती है। उम्र कम होती है लेकिन ज़िंदगी बढ़ जाती है। कहीं तो कोई आवाज़ उठे, कोई तो बोले कि मेरे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। वो कौम जिसको सैकड़ों हज़ारों सालों से दबा के रखा गया, फिर हमारे बुज़ुर्गों ने एक ख्वाब देखा कि एक सांझी विरासत का मुल्क बनाएंगे। मेरे ख़ानदान के लोगों ने भी हमको छोड़ दिया और जिना के साथ चले गए। और मेरी माँ, उसने कहा कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। ये वो गुनाह किया जो कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि इस मुल्क पे गर्व कैसे करें, जहाँ नौजवान बच्चियाँ हर 3 मिनट के बाद रेप होता हो, और उसमें से 90% दलित समाज के हों, वो गरीब, वो तलबा हों, और कहें कि गर्व से कहो। मुझे तो शर्म ये आती है कि जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं, ऐसा बदनसीब मुल्क है कि हाकिम वक्त यूपी हो या सेंटर हो। मुझे शर्म नहीं, गर्व नहीं है, मुझे शर्म आती है। जहाँ इंसाफ मिलने के अदालतें खामोश हो जाएं, पुलिस कमनल और भ्रष्ट हो जाए, अदालतों को सुनाई न पड़े, एजेंसीज हुकूमत के नाम पर काम करें और पार्लियामेंट और आइन के ख़िलाफ़ काम करें, ऐसे मुल्क को मैं कैसे कहूँ कि मुझे बड़ा गर्व है। मुझे माफ़ कीजिएगा, अपने मरने से पहले ये मैं कह के जा रहा हूँ कि मुझे अपने देश पे अब नाज नहीं है। नाज उस दिन होगा जिस दिन आप खड़े होंगे। अगर आप खड़े हो गए, और अगर आपने इलेक्शन के वक्त मियाँ का मुंह देखकर और हिंदू मज़हब को ख़तरे में समझा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सबसे बड़ा सितम यह है कि जब आप वोट देने जाते हैं, बैठा तो है मेरा भाई संजय सिंह, अकेला लड़ता है। कितने लोग साथ हैं इसके?
मैं अपनी कौम को बताता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए कि मैं मोहब्बत की ज़बान बोलता हूँ। मेरा एक साथी ओवैसी जो ज़बान बोलता है, उसके साथ मुसलमान खड़ा है, उसको टेलीविज़न भी दिखाता है, वो बंटवारे का काम भी करता है। अल्लाह के वास्ते सोचना शुरू करिए, मिल के लड़िए। अब कोई और वक्त आने वाला नहीं है। 24 के बाद इस मुल्क में कोई इलेक्शन नहीं होगा, और अगर इलेक्शन हुआ भी तो जो खरीदारी आपने देखी महाराष्ट्र में और जो आपने झारखंड में देखा, तीसरा अमल उनका बिहार में कल फेल हो गया। वहाँ भी यही होने जा रहा था। इनकी ये समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान, बाबा साहब ने हिंदुस्तान का तस्वुर कैसे दिया था। आप यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाइए या यूरोप के किसी हिस्से में जाइए, इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यूरोप गए होंगे। हर मुल्क उसका एक मज़हब है, सब क्रिश्चियंस हैं, सबका खाना एक है, सबका लिबास एक है। जिसकी ज़बान बदल गई वो मुल्क बदल गया। अगर आप इटालियन बोलते हैं तो इटली है, फ्रांसीसी बोलते हैं तो फ्रांस है, और अगर डेनिश बोलते हैं तो डेनमार्क है। बाबा साहब ने गुलदस्ता ऐसा बनाया जो कन्याकुमारी से श्री कश्मीर तक न ज़बान मिलती है, न मज़हब मिलता है, न कल्चर मिलता है, और हम सब कहते थे मेरा भारत महान। आज ये जो हजरात आए हैं, इन्होंने उसके पड़ाख से उड़ा दिए। मैंने बहुत वक्त हिंदुस्तान के बाहर गुजारा है। फ़ख्र से सीना फूलता था जब ये कहते थे हिंदुस्तानी हो, ये मुल्क चल कैसे रहा है। उस वक्त ये अंदाज़ा होता था कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया। अम्बेडकर मेरे लिए इसलिए बहुत अहम है कि उसने आर्टिकल 30-31 सिर्फ हमारे ऐसे कौमों के लिए बनाया था। हम फ़ख्र से कहते थे कि हमें अख्तियार है अपनी यूनिवर्सिटीज़ चलाने का, हमें अख्तियार है अपने मदरसों चलाने का। मदरसों पर तो जैसा कहा बुलडोज़र चलता है। यूनिवर्सिटी की हालत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ये कर दी कि वहाँ 65 करोड़ से घटा के 9 करोड़ फर्म कर दिया गया। हम बोल नहीं सकते कि न जाने किस दिन हमें ये कह दिया जाए कि हमारा पाकिस्तान से कोई राब्ता पैदा हो गया है। मैं जानता हूँ, मैंने तो बहुत बुज़ुर्गों को भी देखा, पूरी ज़िंदगी जिना और पाकिस्तान को गालियाँ देते, बुरा भला कहते कहते ज़बान खुश्क हो गई। आज मुझसे कहा गया, एक आईबी के ऑफिसर ने कहा कि आप बोलते बहुत हैं, रडार पे हैं। मैंने कहा जो करना हो कर लो। मैंने ये फ़ैसला किया है कि अपने पलंग पे मरूं या तिहाड़ जेल में मरूं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये फ़ैसला आपको भी करना पड़ेगा। अगर ये फ़ैसला आप नहीं करते, अगर आपने कुछ जायज़ कमा के रखा है, घर बनाया है, तो आपके ऊपर पाकिस्तानी होने का दाग तो नहीं लगेगा, लेकिन न जाने किस तरह के इल्ज़ामात लगें, गैंगस्टर रैंक से लेकर। और अगर इसकी तस्दीक करनी है तो जाइए जेलों का सर्वे करके देख लीजिए। 70% मुसलमान या दलित जेलों में सड़ रहा है। मिल के लड़ना पड़ेगा आपको। मैं आखिर में आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने को बचा के रखिए। इस वक्त का माहौल कुछ इस तरह का है, संजय भाई, पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे, मगर एक जनाजा है जो कौमों से उठाए न बने। इस तासुब को दिल से निकाल दीजिए। ये कैसा मुल्क है, इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता है और मंत्री हार पहनाता है। ये कैसा जश्न मुल्क है जहाँ मासूम को कत्लेआम किया जाता है, जहाँ दलित बेटी को जला दिया जाता है, और फिर
उसको मंत्री बनाया जाता है। कैसे कहें कि ये मुल्क बड़ा शानदार मुल्क है। हो सकता है मेरे इन अल्फाज से मुझ पे देशद्रोही का मुकदमा चले। मैं एलानिया कहता हूँ कि आज की हुकूमत पर मुझे गर्व नहीं है, दर्द है, शर्म है, मायूस हूँ, लेकिन आपसे दुआ करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मज़हब को दिल से निकाल दीजिए। मैं खुद नमाजी आदमी हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन संजय भाई को भी नहीं मालूम होगा। मैं ड्रामा नहीं करता हूँ। जो आदमी पूजा करता है, जिसको मानता है वो माने, उसके घर का मसला है, नहीं मानता है उसके घर का मसला है। लेकिन इंसान सबसे पहले इंसान है, और अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हमको जुड़ना पड़ेगा। हमने बहुत लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी, जवानी से लेकर बहुत से दलित भाइयों के साथ रहा हूँ। मेरा बड़ा खुश नसीबी है कि काशी राम जी से भी मेरा राब्ता हुआ। अगर आपको याद हो, 1967 में लखनऊ में पहली बार डॉक्टर फरीदी ने एक सम्मेलन किया था जिसमें फूले साहब भी आए थे, और मैं उसका संचालक था। जब मैं हिंदुस्तान वापस आया 14 साल के बाद, तो काशी राम जी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान से बाहर था, इमरजेंसी में मेरे नाम वारंट कट गया था, भागते भागते ये मुल्क छूट गया। कहा मेरे साथ आ जाओ। और मैंने DS4 उस कन्वेंशन के बाद बनाई थी जो तुमने लखनऊ में सफ़ेद बारादरी में की थी। काशीराम जी ने एक मूवमेंट चलाया था, वो मूवमेंट जो अंबेडकर की सोच थी। लेकिन कुछ हुआ ऐसे, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़े कारनामे किए थे। मौलाना आज़ाद से लेकर हिफ्ज़ुर रहमान और न जाने कितनों ने कुर्बानी दी। फिर हमारे कुछ ऐसे रहबर और लीडर आए, हमारी कुर्बानियों पे पानी गिर गया। फिर आपके भी कुछ ऐसे लीडर आए, आपकी कुर्बानियाँ, आपके मूवमेंट को किनारे करते चले गए। आप समझ नहीं पाए। अब दोनों बेसहारा कौम हाथ मिलाएं, दूसरी कौमों को साथ जोड़ें और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं, इस आईन को बताएं जिसने अम्बेडकर ने अपनी पूरी क़ुव्वत लगा के इस हसीन मुल्क का तसव्वुर किया था। अगर यह कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, न आप बचेंगे, न हम बचेंगे, न ये मुल्क बचेगा। बस ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ सियासी लोगों ने, एक बुज़ुर्ग ने भी कहा था कि हम फ़लाँ से मिले, फ़लाँ से मिले। हकीकत तो यही है, यही वो लोग हैं जिन्होंने अज़्ल से, अज़्ल के मतलब है हमेशा से, फ़रेब दिए हैं, कभी नकाबे डालकर। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना सबसे विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।